अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो आप सबको वेलकम। और आज जो हमारा सेशन है वो कि यूएसए स्कॉलरशिप पर है, और आज सेशन के लिए हमने जान भाई ने ज्वाइन किया है। और अगर इनकी प्रोफाइल के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो जान की प्रोफाइल पे हम स्लाइड शिफ्ट कीजिएगा। तो इरफान भाई ने अपनी बैचलर्स जो है वो एग्रीकल्चर में की है, एरिड यूनिवर्सिटी रावलपिंडी से। और देन उन्होंने मास्टर्स भी जो है इस यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर में अपनी कंप्लीट की। उसके बाद एक रास्मस मेंडिस जॉइंट मास्टर डिग्री प्रोग्राम जिसमें मैं खुद भी स्टडी कर रहा हूँ, उसके भी विनर है दिशान भाई। और इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न में भी स्कॉलरशिप विनर हैं, और अभी करंटली ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी में पीएचडी अपनी कंप्लीट कर रहे हैं इन क्रॉप मॉडलिंग। तो ओवर टू यू सजेशन। रहते हो ना चौकी ना तू खा ली Thank you. Okay. Thank you everyone for joining. I hope everyone is doing great. Hamza, can you please check? Someone is, I think, not muted. So, okay. So, thank you everyone. So, आज हम जो है वो यूएस में जो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन। और आउटलाइन कुछ इस तरह होगी कि जो कॉमन फंडिंग टाइप्स हैं यूएस में, उसमें डिफरेंट तरह के स्कॉलरशिप्स या और डिफरेंट तरह की फंडिंग्स होती हैं, जो उसके बारे में मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर जो दूसरी मेन थिंग है कि जो कंपैरिजन करेंगे हम, ये डिफरेंट टाइप की फंडिंग्स होती हैं उनका के, और डिपेंडिंग ऑन योर ओन सिचुएशन, ताकि आपको थोड़ा इजी हो जाए कि आपके लिए कौन सी जो है वो चीज़ जो है ज़्यादा सूटेबल है, या आपको क्या लगता है कि आपको उसमें से कौन सी जो है वो मतलब आपको ज़्यादा बेहतर लगती है। तो थोड़ा सा कंपैरिजन होगा। फिर उसके बाद जो है हम ये जो डिफरेंट टाइप की फंडिंग पोजीशंस यूएस में अवेलेबल हैं उनके लिए कैसे अप्लाई किया जा सकता है, तो कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है। तो ओवरऑल हम ये चीज़ें देखेंगे इसमें। तो अगर आपका कोई जो है वो क्वेश्चन हो तो आप एंड पे पूछ सकते हैं, या कोई और इस तरह की कोई भी आपके माइंड में हो तो आप जो है वो एंड ऑफ द सेशन, या आप बीच में भी जो है वो चैट में आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। तो कोशिश करेंगे कि आपको जो है जो भी आपकी क्वेरीज हो उनका आंसर किया जाए। तो चलें करते हैं स्टार्ट अब फिर। सबसे पहले तो जो है वो देखते हैं कि कौन सी डिफरेंट जो है वो फंडिंग अवेलेबल होती हैं अगर आपने यूएस में जो अपनी स्टडी स्टार्ट करनी है। तो वो डिपेंड करता है कि आप जो है वो किस डिपेंड करता है कि आपकी फील्ड क्या है। बट मैं जो है वो मोस्टली कवर करूँगा कि जो जनरली जो सब जो फील्ड्स पे अप्लाई होती हैं। तो इस तरह से जो है वो, जैसे कि अब कुछ स्कॉलरशिप्स हो जाती हैं, कुछ और तरह की फंडिंग टाइप्स होती हैं, तो वो हम देखेंगे कि जो मोस्ट कॉमनली यूएस में जो अवेलेबल फंडिंग पोजीशंस हैं उनके बारे में जो हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो जो है ये होपफुली एवरीवन इज फेमिलियर विद स्कॉलरशिप स्टफ। तो कुछ गवर्नमेंट या एजेंसी की फंडिंग होती है जिसको हम यूजुअली स्कॉलरशिप्स कहते हैं। तो स्कॉलरशिप्स के बारे में तो मोस्टली काफ़ी लोग जो है वो जानते हैं। तो जैसे कि इसमें बहुत ही फेमस है फुल ब्राइट स्कॉलरशिप है। वो यूएस की तरफ से जो है उसकी फंडिंग होती है, यूएस गवर्नमेंट की तरफ से। इसी तरह पाकिस्तान में जो है एचईसी जो है वो एचईसी का डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं, जैसे कि यूएस पाकिस्तान नॉलेज कॉरिडोर प्रोग्राम है। इसी तरह ओवरसीज़ के स्कॉलरशिप्स हैं। और इसके अलावा और भी फंडिंग एजेंसीज होती हैं, जैसे कि लेट्स सपोज लाइक जैसे कि एग्रीकल्चर की बात करें तो यूएसडीए एक बड़ी एजेंसी है यूएस में। तो कभी कभार आपको उससे भी फंडिंग मिल जाती है, आप अपनी जो है वो डिग्री करते हैं तो उसके लिए जो है वो आपको स्पॉन्सर कर देते हैं। तो इस तरह डिफरेंट टाइप की जो है फंडिंग एजेंसीज होती हैं। तो अब डिपेंड करता है कि आपको जो है वो पाकिस्तान की एजेंसी से फंडिंग मिल रही है, या यूएस की, या किसी भी तरह की एजेंसी से फंडिंग मिल रही है, तो वो यूजुअली स्कॉलरशिप्स वाली कैटेगरी में जो है वो आती है। तो सेकंड जो है वो बहुत ही कॉमन जो है यहाँ पे जो फंडिंग अपॉर्चुनिटी है वो उसको कहते हैं ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप्स।
सो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो है वो ये जो है ये इसको कोई जो है गवर्नमेंट की फंडिंग तो नहीं होती एज सच, जैसे कि एजेंसीज वगैरह फंड नहीं करती। ये आपकी जो है रिसर्च फंडिंग होती है प्रोफेसर की तरफ से, या आपकी यूनिवर्सिटी के जो यूनिवर्सिटी होती है वो आपको फंड कर रही होती है, जहाँ पे आपने जो है वो अपना डिग्री स्टार्ट करना होती है। तो इसमें जो है वो दो तरह की जो है वो असिस्टेंटशिप्स होती हैं। एक होती है टीचिंग असिस्टेंटशिप और दूसरी होती है रिसर्च असिस्टेंटशिप। तो मोस्टली क्या होता है कि टीचिंग की जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं या असिस्टेंटशिप्स होती हैं, उसमें क्या होता है कि आप साथ साथ अपनी डिग्री कर रहे होते हैं और साथ में आपको ना कुछ टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं, जैसे कि कोई क्लास जो है वो पढ़ानी हो जाती है, या फिर आपको कोई ग्रेडिंग्स वगैरह या असाइनमेंट्स वगैरह या एग्जाम्स वगैरह की होती है। तो इस तरह की जो है वो चीज़ें आपको करना पड़ती हैं। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो असिस्टेंटशिप्स होती है वो आपकी जो स्टडी की कॉस्ट होती है उसको कवर करेगी, और आप जो है साथ में अपनी डिग्री भी कर रहे होंगे। तो इट्स काइंड ऑफ लाइक जैसे कि आप एक तरह से जॉब भी कर रहे हैं, आपकी एम्प्लॉयमेंट भी है, और आप साथ में जो है वो अपनी स्टडीज़ भी कर रहे हैं। और इसमें सेकंड है जो रिसर्च वाली है, तो इसमें मोस्टली ये होता है कि आप जिस लैब में जाते हैं वहाँ पे किसी न किसी तरह की रिसर्च चल रही होती है। तो आपने क्या करना होता है कि जो रिसर्च एक्टिविटीज़ हैं लैब की, उनमें जो है वो पार्टिसिपेट करना होता है, और आपको कुछ टास्क दिए जाते हैं। तो लेट्स सपोज के दो डिफरेंट तरह की लैब्स हो सकती हैं। एक है कि जिसका जो है वो जैसे कि कुछ फॉर एग्जांपल आपकी फील्ड ऐसी है कि जिसमें आपको कुछ टेस्ट वगैरह करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ लैब्स में ऐसे होता है कि उस लैब में सैंपल्स आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एग्रीकल्चर की बात की जाए तो उसमें सॉइल सैंपल्स आ रहे हैं बाहर से, फील्ड से फार्मर्स लेके आ रहे हैं। तो वो आपकी लैब में आ रहे हैं, आपने उनके एनालिसिस करना है, रिपोर्ट्स बनानी है। तो ये एक तरह का आपका जो है रिसर्च वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आ जाएगा। या फिर ये होता है कि मेनली आपका इंटरेक्शन जो है वो इस तरह के सैंपल्स वगैरह या उस चीज़ से नहीं होता, बट ओवरऑल जो आपकी ग्रुप की रिसर्च चल रही होती है आप उसमें जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो जैसे कि आपने बाहर जाना है, फील्ड में डाटा लेने जाना है, या किसी और तरह का कोई भी, आप डिपेंड करता है आपकी फील्ड किस तरह की है। तो आप जो डेटा ले रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आपका जो डिग्री का डेटा है वही होगा, आप उसके अलावा भी एक्सपेरिमेंट्स का जो है डेटा कलेक्ट करेंगे। तो जो एडिशनल काम होगा जो आपकी रिसर्च से हटके होगा वो आपका इन रिसर्च रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आ जाता है। तो ये दो जो है वो दो तरह की असिस्टेंटशिप्स हैं, एक तो टीचिंग होगी और एक रिसर्च होगी। और ये वाली जो असिस्टेंटशिप्स हैं ये बहुत ही कॉमन है यूएस में। तो अभी हम देखेंगे, मैं आपको कुछ चीज़ें शेयर करूंगा इन दोनों का कंपैरिजन में, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जो है ये थोड़ा डिफरेंट है स्कॉलरशिप से। बट आपको उसी तरह की फंडिंग और उसी तरह की जो है वो स्कॉलरशिप्स की तरह की ही अब चीज़ें जो है वो इसमें भी देखने को मिलेंगी। अच्छा, तो तीसरी तरह का ये होता है, तीसरी तरह की जो कॉमन फंडिंग टाइप है उसमें ये होता है कि आपको कोई स्कॉलरशिप मिल रही होती है और साथ में आपको जो है वो असिस्टेंटशिप भी मिल रही होती है। फॉर एग्जांपल के लेट्स सपोज के अगर हम बात करें कि आपको HEC से कोई स्कॉलरशिप मिल रही है पाकिस्तान से, वो नॉलेज कॉरिडोर है या ओवरसीज या किसी भी इन दोनों में से किसी कैटेगरी की आपको स्कॉलरशिप मिली हुई है। तो आप वो स्कॉलरशिप ले रहे हैं और साथ में जो है आपको जो है यहाँ पे जो है असिस्टेंटशिप मिली हुई है टीचिंग की या रिसर्च की। तो आपका दोनों वो कंबाइन जो है वो चल रही होती हैं। तो ये बहुत कॉमन नहीं है, बट मोस्टली जो मतलब ये एक ऑप्शन है, अगर आपके पास ऑलरेडी फंडिंग है तो आप जो है वो साथ में असिस्टेंटशिप भी जो है वो कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके एडवाइज़र पे कि वो आपको इस असिस्टेंटशिप के लिए हायर कर रहा है या कैसे, तो वो चीज़ें हम देखेंगे आगे कि वो किस तरह होता है। बट ये जो तीन मेन तरह की फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ है यूएस में ये बहुत कॉमन है। तो मैं मोस्टली वही चीज़ें फोकस करूंगा जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, और ताकि जो है वो बहुत स्पेसिफिक चीज़ होती है, उनकी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक हो जाती हैं, तो हम ओवरऑल देखेंगे कि ये है। और एक जनरल किस्म का, ताकि वो फील्ड स्पेसिफिक भी ना हो ज़्यादा, और एक तरह का सबको आइडिया हो जाए कि किस तरह की चीज़ें जो है वो अवेलेबल हैं अगर आपने जो है यूएस में प्लान करनी है अपनी स्टडीज़ का। तो देखते हैं अभी, नेक्स्ट देखते हैं कि हम कंपैरिजन देखेंगे कि ये डिफरेंट फंडिंग टाइप्स हैं, इनमें क्या चीज़ जो है वो कॉमन है या क्या डिफरेंस है। और आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि देन आप डिसाइड कर सकते हैं कि ओके आपको जो है वो कौन सी जो है वो ज़्यादा सूटेबल लगती है, या कौन सी आपको लगता है कि ज़्यादा आपके लिए जो है वो
बेनिफिशियल हो सकती है। तो उस बेस पे आप जो है थोड़ा सा कंपैरिजन करके डिसाइड कर सकते हैं अपने लिए कि किस तरह की जो है वो आपके लिए जो ज़्यादा रेलिवेंट है। तो डिटेल्स में जाने से पहले सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि इन तीनों में से कोई भी मिल जाए तो फर्स्ट थिंग तो ये है कि आपके पास कोई ना कोई फंडिंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। जब आपके पास एटलीस्ट कुछ ना कुछ तीनों में से एक चीज़ कोई भी आपको मिल जाए तो आपको वो होनी चाहिए सबसे पहली प्रेफरेंस। देन अगर आपको लगता है कि आप जो है वो एक से ज़्यादा दूसरी टाइप की भी फंडिंग सिक्योर कर सकते हैं तो फिर आप जो है वो कंपैरिजन करेंगे कि ठीक है आपके लिए कौन सी ज़्यादा सूटेबल है, और आपको जो है वो डिपेंडिंग ऑन प्रोज एंड कॉन्स आप डिसाइड करेंगे कि ठीक है आपको इसमें से कौन सी टाइप की फंडिंग जो है आपके लिए ज़्यादा जो है वो रेलेवेंट रहेगी। तो सबसे पहले जो सबसे मेन चीज़ तो ये आती है कि कोई भी फंडिंग टाइप होती है तो हमारे माइंड में आता है कि स्टाइपेंड कितना होगा, या यूजुअली फीस वगैरह कवर्स होती हैं, या क्या होता है। तो सबसे पहले हम वो चीज़ डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि सबको जो है वो एक तरह का होता है कि ठीक है स्कॉलरशिप्स है तो सब कॉमन क्वेश्चन है कि माइंड में यही होता है कि आपकी सारी फी कवर्ड होगी, आपका जो है वो पूरी तरह से जो है वो स्टाइपेंड मिलेगा मंथली, तो वो चीज़ें होती हैं उसमें। तो अगर हम बात करें स्कॉलरशिप्स की तो स्कॉलरशिप्स मेन मेरा फोकस जो है वो ज़्यादातर असिस्टेंटशिप पे होगा इस पूरे जो है वो सेशन में, क्योंकि स्कॉलरशिप्स के बारे में मोस्टली लोगों को पता होता है, लेकिन जो असिस्टेंटशिप्स हैं वो काफ़ी लोगों को जो है उसमें उसके बारे में आइडिया नहीं होता, और वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है यहाँ पे। अगर आप कंपेयर करें स्कॉलरशिप्स और असिस्टेंटशिप्स को तो आपको सिग्निफिकेंट जो है वो डिफरेंस नज़र आएगा, क्योंकि असिस्टेंटशिप्स जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो पूरी तरह से पोजीशन फिल भी नहीं होती हैं, तो इसलिए। और दूसरा ये उनको इस तरह से स्कॉलरशिप्स की तरह एडवर्टाइज नहीं किया जाता, तो लोगों को जो है वो थोड़ा इतना ज़्यादा वो एडवर्टाइज ना होने की वजह से पता भी नहीं चलता कि कहाँ पे कौन सी पोजीशन है, और जो है वो मोस्ट बहुत बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि वो जो पोजीशन है वो अनफिल्ड होती है। तो ऑलमोस्ट लाइक पूरे साल में जो है वो प्रोफेसर जो है वो ढूंढ रहे होते हैं कि उनकी जो है वो जो पोजीशन खाली है उस पर कोई जो है वो आके अपनी डिग्री और काम स्टार्ट कर सके, रिसर्च स्टार्ट कर सके। तो देखते हैं कि स्कॉलरशिप्स में, असिस्टेंटशिप्स में और इन डिफरेंट तीन डिफरेंट कैटेगरीज में क्या जो है वो सिमिलरिटीज या डिफरेंस हो सकते हैं। तो स्कॉलरशिप में आपको जो है वो मंथली स्टाइपेंड मिलता है, तो ये तो बहुत ही कॉमन चीज़ है, सबको ही पता है। लेकिन असिस्टेंटशिप में ये होता है कि आपको जो है वो स्टाइपेंड ही होता है आपको, लेकिन आप उसको सैलरी कहते हैं, क्योंकि आप जो है वो आपकी एम्प्लॉयमेंट होती है लैब में टीचिंग की या रिसर्च की। तो आपको मंथली सैलरी जो है उसकी बेसिस पे मिलती है कि आपकी लेट्स सपोज आपको अगर 20 आवर्स पर वीक काम करना है तो उसकी आप जो है वो मंथली सैलरी आपको मिलेगी। तो इट्स काइंड ऑफ स्टाइपेंड, बट ये है कि थोड़ा सा डिफरेंट है, टर्म डिफरेंट है, ये आपकी सैलरी हो जाती है और वो स्कॉलरशिप में आपको सिर्फ स्टाइपेंड मिलता है। इसी तरह अगर स्कॉलरशिप और असिस्टेंटशिप असिस्टेंटशिप दोनों को कंबाइन, कुछ लोगों के पास ये वाली पोजीशंस भी होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको मंथली स्टाइपेंड जो है वो स्कॉलरशिप की तरफ से मिल रहा होता है। आपके पास जो भी स्कॉलरशिप है HEC की है या जो भी, मतलब उसमें किसी भी तरह की स्कॉलरशिप है जो आपको गवर्नमेंट से मिल रही है, उसके साथ साथ आपको जो है वो सैलरी जो होती है असिस्टेंटशिप की वो भी मिलती है, तो आपकी दोनों चीज़ें कंबाइन जो है आपको मिलती हैं। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि यहाँ पे यूएस में जो है वो फिर जो आप अर्न करते हैं उस पर आपको टैक्स भी देना पड़ता है। तो यूजुअली स्कॉलरशिप्स के केस में ये नहीं होता, क्योंकि वो जो है वो टैक्स एग्जम्प्ट होती हैं वो पेमेंट्स। और अगर आपको स्कॉलरशिप मिल रही है तो आपको उस पर कोई भी जो है वो टैक्स पे नहीं करना पड़ता, क्योंकि आपको जो है वो आपको अपनी होम कंट्री से या फिर यहाँ से जो है वो गवर्नमेंट एजेंसी फंड कर रही होता है, तो वो टैक्स एग्जाम्प्ट होती हैं वो वाली पेमेंट्स। तो आपको उस पर कोई भी जो है वो टैक्स पे नहीं करना पड़ता। फिर उसके बाद अगर देखा जाए असिस्टेंटशिप्स में तो ये आपकी सैलरी होती है, तो इसलिए आपको इस पे जो है वो टैक्स पे करना पड़ता है। तो आप जो है वो जितनी आपको सैलरी मिल रही है उसके अकॉर्डिंगली आप कितना टैक्स जो है एप्लीकेबल है वो टैक्स आपको जो है वो पे करना पड़ता है उस सैलरी पे। जबकि जिनके पास कंबाइंड पोजीशन होती है उसमें ये होता है कि आपको जो है वो जो स्कॉलरशिप्स की अमाउंट है उस पर तो आपको टैक्स नहीं मिलेगा, वो तो टैक्स वेव होगी, बट उसके एडिशन में आप जितनी जो सैलरी ले रहे होगे जो असिस्टेंटशिप से आ रही होगी, आपको उस पोर्शन पे जो है वो टैक्स जो है वो आपका अप्लाई होगा और आपको उस हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा।
फिर एक और जो है वो मेन कॉमन चीज़ होती है यहाँ पे, जो है वो ट्यूशन फी बहुत ही ज़्यादा है। तो तो मेन चीज़ ये आती है कि ट्यूशन फी और जो बाकी जो कोर्सेज की फ़ी होती है उसका वो कैसे जो है वो देखा जाता है इन डिफरेंट फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ के साथ मिला के। तो अगर हम देखें तो स्कॉलरशिप में तो वही है, सेम उसी तरह बहुत कॉमन है कि आपको ट्यूशन वगैरह या फीस वगैरह जो आती हैं वो आपको जो है वो मोस्टली वेव हो जाती हैं। खैर जो ट्यूशन होती है वो तो बिल्कुल ही वेव होती है, आपको उसमें कुछ भी नहीं जो है वो पे करना पड़ता। और यहाँ पे यूएस में यूजुअली ये है कि ट्यूशन कॉस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। बाकी फीस जो है वो बहुत कम होती हैं, बट जो ट्यूशन होती है वो एक जो है वो मेजर जो है वो एक तरह का आप कह लेंगे, मेजर जो पोर्शन आपका टोटल फी का होता है वो ट्यूशन पे ही होता है। तो स्कॉलरशिप में आपकी ये तो एग्जाम्प्ट हो जाती है। फिर असिस्टेंटशिप में अगर देखा जाए तो आपकी ट्यूशन जो है वो, क्योंकि आपको डिपार्टमेंट ने हायर किया होता है, तो इसलिए आप पे जो है वो जो ट्यूशन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होती, वो डिपार्टमेंट की तरफ से जो है वो सारी चीज़ आती है, आपको उसमें से जो है वो कुछ भी नहीं करना पड़ता। तो वो सारी जो है वो डिपार्टमेंट उसकी टेक केयर करता है, आपकी जो जितनी भी ट्यूशन होगी पूरी डिग्री में। तो ये सेमेस्टर वाइज हर सेमेस्टर में जो है वो डिपार्टमेंट आपका जो है वो आपको वेव करेगा, या वो जैसे भी इनका प्रोसेस होता है, लेकिन आपको इसमें जो है वो कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा अगर आपके पास असिस्टेंटशिप है तो। इसी तरह कुछ लोगों के पास जो कंबाइंड पोजीशन होती हैं उसमें भी यही होता है कि या तो वो स्कॉलरशिप से कवर हो जाती है, अगर स्कॉलरशिप कवर नहीं कर रहा आपको ट्यूशन, तो फिर जो असिस्टेंटशिप से कवर हो जाती है। ये यूजुअली कॉमन है उस केस में कि जैसे अब कुछ लोगों के पास जैसे कि एचईसी का स्कॉलरशिप है, लेट्स से ओवरसीज या नॉलेज कॉरिडोर वाला, इस तरह का कोई स्कॉलरशिप है, तो कुछ केसेस में क्या होता है कि वो ट्यूशन जो है वो वेव नहीं होती, तो वो सिर्फ आपको जो है वो मंथली स्टाइपेंड दे रहे होते हैं। तो उस केस में ये होता है कि आप जो है वो सेम टाइम पे जो असिस्टेंटशिप जो है वो कंटिन्यू करते हो। तो आपका प्रोफेसर आपको जो है वो असिस्टेंटशिप पे हायर करता है। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो ट्यूशन होती है वो असिस्टेंटशिप की वजह से वेव हो जाती है। तो इवन इफ ये आपके स्कॉलरशिप में कवर नहीं हो रही ट्यूशन, तो उसकी सेकंड ऑप्शन ये है कि आप जो असिस्टेंटशिप पे आके तो उसको वेव कर सकते हो। तो काफ़ी सारे केसेस में ऐसे भी होता है, काफ़ी लोग यहाँ पे जो है वो इस तरह जो है वो मैनेज कर रहे हैं। तो वो असिस्टेंटशिप और स्कॉलरशिप दोनों को कंबाइन करके चलते हैं, तो इस तरह से उनकी ट्यूशन और जो इस तरह की चीज़ें होती हैं वो डबल दोनों तरफ से वो बेनिफिट्स जो है वो ले सकते हैं। फिर यहाँ पे एक और तरह की फीस होती है, जैसे उसको अदर फीस में कंसिडर किया जाता है, जैसे कि आप डिफरेंट कोर्सेज लेते हैं या यूनिवर्सिटी की कुछ मैंडेटरी फीस होती हैं। तो वो डिफरेंट तरह की वो चीज़ें होती हैं, वो ट्यूशन से हट के होती हैं। तो स्कॉलरशिप्स के केस में डिपेंड करता है किस टाइप की स्कॉलरशिप है, कभी आपको वो चीज़ वेव होती है, कभी नहीं भी होती। लेट्स सपोज लाइक इफ इट्स अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप, और वो आपकी हर चीज़ की जो है वो देख रहे हैं, जितनी भी तरह की कॉस्ट एसोसिएटेड है, तो उस केस में आपको नहीं पे करना पड़ेगी। लेकिन कुछ स्कॉलरशिप में होता है जैसे कि अच्छी सी है इस तरह की कुछ वो कैटेगरीज ऐसी होती हैं जिसमें जो है वो ये चीज़ कंसिडर नहीं होती, फिर आपको क्या करना होता है कि आपको खुद से पे करनी पड़ती है। लेकिन स्कॉलरशिप के केस में ये बहुत रेयर केस है, स्कॉलरशिप में मोस्टली जो है वो सारी फी जो है वो कवर कर ली जाती है। अगर असिस्टेंटशिप की बात की जाए तो असिस्टेंटशिप में जो है वो आपकी ये जो अदर फीस होती हैं वो वेव नहीं होती, वो आपको खुद से पे करना पड़ती हैं। तो आपको जितनी सैलरी मिल रही है, आपके पास जितने भी अब आपको खुद से सेविंग करके या अपनी जो है वो मंथली सैलरी में से जो है वो फीस पे करना पड़ती है। यूजुअली ये फीस बहुत ज़्यादा नहीं होती एज कम्पेयर टू ट्यूशन फी। तो ये इजीली जो है वो मैनेज हो जाती हैं, जो आपको अमाउंट मिल रही होती है सैलरी उसमें इजीली मैनेज हो जाता है। तो ये कोई इतनी ज़्यादा फीसेस नहीं होती। और फिर उसके बाद जो जिनके पास कंबाइंड पोजीशन होगी तो उनके पास भी डिपेंड करता है वही कि स्कॉलरशिप कवर कर रही है या नहीं, अगर नहीं कर रही तो आपको जो है वो खुद से जो है वो पे करनी पड़ेगी। तो ये डिपेंड करता है किस तरह की स्कॉलरशिप है आपकी। तो अच्छा, तो सबसे मेन चीज़ ये है कि एक जो मेन डिफरेंस है कि स्कॉलरशिप्स में ये होता है कि आपको शुरू में बता दिया जाता है कि आपको इतना स्टाइपेंड जो मंथली मिलेगा। तो आपकी जितना टाइम रहता है डिग्री का, तो वो मोस्ट ऑफ द केसेस में यही कि वो फिक्स्ड अमाउंट ही होती है आपकी, वो कभी चेंज नहीं होगी, आपको उतनी ही जो है वो लेट्स से आप पीएचडी कर रहे हो या इवन मास्टर्स कर रहे हो तो आपके
जितनी स्टार्टिंग पे थी, तो 3 इयर्स आफ्टर भी आपका सेम स्टाइपेंड ही उसी तरह का ये होगा। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। और ये फिक्स्ड होता है एक तरह से। लेकिन असिस्टेंटशिप में ये होता है कि ये सैलरी आपकी फिक्स नहीं होती। लेट्स सपोज आपने जो है वो स्टार्ट किया है, आपका भी पहला सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर है, तो आपकी जो स्टार्टिंग पे है आप उस पर स्टार्ट करोगे, और फिर जब नेक्स्ट ईयर आएगा तो ऑब्वियसली आप जो है एक्सपीरियंस गेन करोगे, तो उस उस तरह से आपकी जो है ये सैलरी इंक्रीज भी हो सकती है। डिपेंड करता है आप कितना किस तरह का मतलब काम कर रहे हो। मतलब ये मेनली जो एडवाइजर पे डिपेंड करता है कि वो असेस करता है कि आपकी जो सैलरी कितनी बढ़नी चाहिए, या जो भी होता है सैलरी वो देखता है। बट ये बहुत कॉमन है कि आपके यूजुअली 1 साल बाद, 1.5 साल बाद जो आपकी सैलरी जो है वो सैलरी इंक्रीज होती है। तो ये जो है वो मेन डिफरेंस है। स्कॉलरशिप में फिक्स रह जाती है, और असिस्टेंटशिप में एक ये बेनिफिट है कि आपको जो है वो जैसे जैसे आपका टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा, आपकी सैलरी में जो है वो इंक्रीज आती जाएगी। बट ये एक सर्टन एक्सटेंट तक होती है, बहुत ज़्यादा भी नहीं होती। बट गुड पॉइंट है कि एटलीस्ट कुछ ना कुछ आपको जो है वो विद द टाइम जैसे ही पास करेगा तो आपको जो है वो थोड़ा बेनिफिट जो है उसका मिलता जाएगा। स्कॉलरशिप और असिस्टेंटशिप की जो कंबाइंड पोजीशन है उसमें यही है, स्टाइपेंड तो आपका फिक्स ही रहेगा। लेकिन क्या होगा कि डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस, योर असिस्टेंटशिप की जो सैलरी है उसको जो है वो इंक्रीज किया जा सकता है। तो ये तो मेन चीज़ें होंगी कि स्टाइपेंड, सैलरीज और फी जो मोस्ट कॉमनली यूजुअली जब भी कोई स्कॉलरशिप या असिस्टेंटशिप की पोजीशन होती है, ये चीज़ हम जो है वो कंसिडर करते हैं कि ये वाली इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ये बहुत कॉमनली होती हैं। तो ये तो एक तरह से कॉमन चीज़ होगी, लेकिन कुछ जो है वो टेक्निकल चीज़ें भी होती हैं जो आपको जो है वो यूजुअली माइंड में रखनी चाहिए जब आप जो है इस तरह की डिफरेंट जो है वो फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जो है वो अप्लाई कर रहे हो या उनको देख रहे हो कि आपको किस तरह की जो है वो पोजीशन ज़्यादा सूटेबल लगती है। तो उस केस में जो है वो जस्ट ये स्टाइपेंड या सैलरी या ये चीज़ें फैक्टर नहीं करती हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं जो कि उसमें जो है वो की रोल प्ले करती हैं कि आपके डिसीजन में कि आपको किस तरफ जो जाना है और किस तरह की पोजीशन जो है आपको जो है वो ज़्यादा सूटेबल लग रही है। तो वो कुछ टेक्निकल चीज़ें या कुछ जो है वो मेन फी या स्टाइपेंड के अलावा कुछ मेन चीज़ें होती हैं जो आपको देखनी चाहिए, जो कि शुरू में जब आप सर्च कर रहे होगे पोजीशन वगैरह, तो शायद इतना उनका वो रोल नहीं होगा कि आपको एटलीस्ट कोई पोजीशन चाहिए। बट जब आपके पास कोई पोजीशन होती है तो फिर ये चीज़ें जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि स्टार्ट तो आप कर लोगे, लेकिन बाद में उन चीज़ों पे जिस तरह की फंडिंग है आप पे, वो क्या उसकी इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं फ्यूचर में, या आपकी ग्रेजुएशन के बाद क्या हो सकता है। तो वो फैक्टर्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये एक मेन तरह का आपका जो भी डिसीजन होगा उसमें मेन रोल प्ले करेंगे ये चीज़ें। तो देखते हैं डिफरेंट जो है वो कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो आपके डिसीजन में जो है वो रोल प्ले कर सकते हैं, या आप डिपेंडिंग ऑन योर फंडिंग क्या क्या कंडीशन जो है आपके जो है वो अप्लाई हो सकती हैं उस फंडिंग की जो है वो नेचर के ऊपर। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो वीज़ा टाइप्स जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। हर हर जो आपकी जो असिस्टेंटशिप है या जो भी आपकी जो फंडेड पोजीशन है उस पर डिपेंड करता है कि आपकी वीज़ा टाइप की जो है वो कौन सी कैटेगरी आप पे अप्लाई होगी। लेट्स सपोज के हमने स्कॉलरशिप की बात की, आपको फुल ब्राइट मिल गया या एचईसी की कोई भी ओवरसीज में से या नॉलेज कॉरिडोर में से जो है वो स्कॉलरशिप मिल रही है, तो उसमें आपको जो है वो जे वीज़ा पे आना पड़ेगा। उसमें यह है कि आपको किसी भी तरह की कोई भी फंडिंग एजेंसी जो है वो गवर्नमेंट फंडिंग एजेंसी या कोई भी गवर्नमेंट बॉडी फंड कर रही है, तो आपको जो है वो वीज़ा कैटेगरी जो है वो जे मिलेगी। तो जे वीज़ा की कुछ जो है वो उस पर कुछ जो है वो कंडीशन होती हैं, तो वो भी देखेंगे हम। लेकिन पहले ये है कि देख लेते हैं कि डिफरेंट कैटेगरीज कौन सी मिलेंगी आपको। अगर आपके पास असिस्टेंटशिप है, लेट्स सपोज आपको जो है वो किसी गवर्नमेंट बॉडी से आप फंडिंग नहीं ले रहे, आपको डायरेक्ट जो है वो यहाँ पे यूनिवर्सिटी या डिपार्टमेंट या प्रोफेसर जो है वो आपको पे कर रहा है असिस्टेंटशिप के थ्रू, ये टीचिंग है या जो भी आपकी रिसर्च वगैरह कुछ भी हो सकती है, तो उस केस में जो है वो आपकी वीज़ा कैटेगरी एफ होगी, तो आप एफ वीज़ा कैटेगरी में जाओगे। लेकिन अगर आप दोनों तरफ से कंबाइंड फंडिंग ले रहे हो तो तब आपकी जो है वो जे वीज़ा कैटेगरी होगी, क्योंकि इसमें भी वो गवर्नमेंट की फंडिंग इन्वॉल्व हो जाती है।
तो यूजुअली क्या होता है कि मोस्टली कभी कभार कुछ लोगों का ये सीन होता है कि उनको असिस्टेंटशिप मिल जाती है, और इन केस वो एडिशनल फंडिंग लेना चाहते हैं तो वो HEC से या गवर्नमेंट बॉडी से जो है वो कांटेक्ट करते हैं। तो उस केस में ये होता है कि अगर आपके पास एडमिशन और वो चीज़ें हो चुकी हैं, असिस्टेंटशिप ऑलरेडी आपको ट्यूशन वे मिल रही है, तो वो आपको स्टाइपेंड के तौर पे जो है वो फुल नहीं लेकिन कुछ कुछ हद तक जो है वो कुछ परसेंटेज ऑफ स्टाइपेंड आपको दे देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कुछ जो परसेंटेज जो आप लेते हैं उसकी बेस पे फिर आपको जो है वो F से J में जाना पड़ता है, तो आपके पास फिर वो सेम उसी तरह की स्कॉलरशिप कैटेगरी का वीज़ा आ जाता है जिसमें जिसको J वीज़ा कहते हैं। तो अब डिफरेंट तरह की जो है वो कंडीशन होती हैं किस तरह का वीज़ा है आपके पास। तो मोस्ट कॉमन जो है वो चीज़ ये होती है कि अगर आपके पास जो है वो स्कॉलरशिप की फंडिंग आ रही है तो फिर आपके पास J वीज़ा है, और J वीज़ा पे जो है वो आपका जो है वो एक कॉमनली रूल अप्लाई होता है जिसे 2 इयर्स होम रेजिडेंसी कहते हैं। तो आपका क्या है कि अगर आप J वीज़ा पे जो है वो स्टार्ट करोगे अपना जो है वो डिग्री या जो भी प्रोग्राम है आपका, अगर आप J वीज़ा पे स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें यह है कि जब भी आप अपना प्रोग्राम फिनिश करोगे आपको वापस अपने होम कंट्री जाना पड़ेगा, वहाँ पे 2 इयर्स जो है वो आप स्पेंड करोगे, और फिर जो है वापस यहाँ पे आके जो है आप कोई भी चीज़ अपनी डिफरेंट जॉब या किसी भी तरह की एम्प्लॉयमेंट जो आप कंटिन्यू करोगे। तो ये एक जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल होता है जो एक बहुत ही जो है वो की फैक्टर है। तो ये 2 इयर्स वाली कंडीशन जो है वो अप्लाई होती है J वीज़ा पे। लेकिन अगर आप F वीज़ा पे हो तो कोई 2 इयर्स का कोई रूल नहीं है, आप जैसे ही अपनी डिग्री कंप्लीट करो आप जो है वो डिग्री के फ़ौरन बाद में आप अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हो या जो भी आपको करना है आप कर सकते हो, एज लॉन्ग एज के आपके पास जो वैलिड जो है वो वीज़ा है। इवन कि आप अपने ये F वीज़ा भी स्टे कर रहे हो या आपका कोई और भी वीज़ा आ चुका है जैसे कि एम्प्लॉयमेंट वाला वीज़ा है, तो उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जो है वो कंटिन्यू कर सकते हो। आप पे वो कंडीशन नहीं होगी कि आपने ग्रेजुएशन के बाद जो वापस जाना होगा अपने होम कंट्री और फिर जो है कुछ टाइम पीरियड वहाँ पे स्पेंड करके वापस आना होगा। तो F वीज़ा वालों के केस में ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती। तो जो लोग जो है वो कंबाइन लेते हैं उन पे भी यही J वीज़ा कैटेगरी और यही 2 इयर्स वाला रूल जो है वो अप्लाई होता है। तो अब मेन चीज़ एक जो मेन कॉमन क्वेश्चन होता है कि आप जब डिग्री कंप्लीट करते हैं तो क्या आप जो है वहाँ पे आपको आपके पास कोई वर्क राइट्स होते हैं, आप कितना टाइम वहाँ पे जो है वो वर्क कर सकते हो, पोस्ट स्टडी वर्क जो है वो आपके पास उसकी क्या सिनेरियो होता है। तो इन केस अगर आपने स्कॉलरशिप्स की फंडिंग ले ली तो आपके पास जो पोस्ट ग्रेजुएशन के वर्क अथराइजेशन नहीं होती, आप मतलब काम नहीं कर सकते ग्रेजुएशन के बाद। लेकिन उसमें ये एक कंडीशन होती है कि लेट्स सपोज के उसमें भी एक्सेप्शन है, डिफरेंट सिनेरियो होता है। अगर आपने J वीज़ा पे अपनी डिग्री कंप्लीट की है तो लेट्स सपोज अगर किसी ने PhD की है तो उसे पोस्ट डॉक करनी है, तो वो पोस्ट डॉक स्टार्ट करेगा तो वो J वीज़ा पे कंटिन्यू कर सकता है पोस्ट डॉक, बट स्टिल वो J वीज़ा से किसी और में नहीं जा सकता। वो जब तक भी वो पोस्ट डॉक करेगा वो J वीज़ा पे ही रहेगा, और फिर उसके बाद क्या करेगा कि उसको दोबारा वही 2 इयर्स वाला जो भी है वो अपना पीरियड कंप्लीट करना होगा, और फिर वो अपना जो वीज़ा टाइप है वो चेंज कर सकता है। तो उसमें ये है कि आप स्टिल बाउंड होते हो गए, आपने वो फंडिंग ली हुई है। लेट्स सपोज अगर आप डिग्री के 5 साल बाद भी पोस्ट डॉक करते रहो फिर भी आपको वापस जाना पड़ेगा और फिर ही आपकी वो वीज़ा टाइप जो है वो चेंज हो सकेगी। लेकिन F1 के केस में ये नहीं होता, उसमें ये है कि आपने जैसे ही ग्रेजुएशन की तो आपको जो है वो आपके पास जो है वो आप काम कर सकते हैं, आपके पास वर्क राइट्स आ जाते हैं। उसमें ये है कि डिपेंड करता है आपकी स्टेम फील्ड है या नॉन स्टेम है। तो 1 से लेके 3 साल तक जो है वो आप F1 जो वीज़ा है जिस पे आपने डिग्री कंप्लीट किया है उसी पे आप जो है वो 3 साल तक काम कर सकते हो, 1 से लेके 3 साल तक डिपेंडिंग ऑन स्टेम नॉन स्टेम डिग्री। सेम केस अगर आपके पास स्कॉलरशिप और असिस्टेंटशिप वाली कंबाइंड पोजीशन है तो आपके पास जो है वही कुछ सेम उसी तरह की कंडीशन आएगी कि आपके पास वर्क अथराइजेशन उस तरह की नहीं होगी कि आप जो अपना वीज़ा जो है वो चेंज कर सकते हो या कुछ, बट स्टिल आपको J पे ही रह के जो है वो काम करना होगा, और देन आपको जो है वो 2 इयर्स जो है वो कंप्लीट करने होंगे वापस जाके। अगर आपने वर्क वीज़ा पे स्विच करना है या कुछ भी करना है तो उस केस में जो है वो
ये सेम स्कॉलरशिप की तरह की ही कंडीशन आप अप्लाई होती है। तो ये जो है, ये कुछ वीज़ा टाइप या पोस्ट ग्रेजुएशन अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, ये काफ़ी की रोल प्ले करती हैं। कुछ लोग हर एक का डिफरेंट होता है, बट डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन यू कैन डिसाइड कि आपको जो है वो कौन सी जो है वो कैटेगरी ज़्यादा सूटेबल लगती है। तो अगर हम सिर्फ जो है वो स्टाइपेंड वगैरह, सैलरी वगैरह, उन चीज़ों की बात करें तो मे बी जैसे कि स्कॉलरशिप्स बेहतर लगती हैं, क्योंकि उसमें जो है वो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना, यूजुअली ट्यूशन और दूसरी फी जो है वो कवर हो जाती हैं। तो उस केस में जो आपको किसी को लग सकता है कि हाँ स्कॉलरशिप वाली कैटेगरी जो बेहतर रहेगी। बट अगर आपको जो है वो, अगर कंपैरिजन करोगे कि हाँ आपने डिग्री के बाद की जो है वो सिनेरियो को देखना है, तो फिर बाकी चीज़ें जैसे वीज़ा कंडीशन या वो चीज़ें हैं कि कौन सी वीज़ा टाइप है, क्या उसकी इम्प्लीकेशन हो सकती हैं, तो वो एक की जो है वो की फैक्टर हो सकता है कि आपने कैसे डिसाइड करना है कि आपको किस तरह की जो है वो फंडिंग के लिए जो है वो सर्च करना चाहिए। तो ये मोस्टली लाइक इन स्कॉलरशिप में पहले ट्यूशन फी और स्टाइपेंड के बारे में जो है वो कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, बट अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो जो है वो असिस्टेंटशिप्स जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती हैं आपके लिए। तो ये एक तरह का कंपैरिजन था ताकि आपको आइडिया हो जाए कि डिफरेंट टाइप्स की फंडिंग जो है वो कौन सी अवेलेबल है, और हर फंडिंग की जो है वो क्या चीज़ें, उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो एक तरह से आपको आइडिया हो जाए कि ठीक है, ये इस तरह की डिफरेंट फंडिंग्स हैं, और आपको जो है वो किस तरह की जो है फंडिंग फंडिंग लेनी है, और आप उसके लिए जो है वो किस तरह से जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे इस कैटेगरी की फंडिंग चाहिए, तो आप जो है उस पर अपना जो है वो प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। तो अब हम देखते हैं कि ये जो डिफरेंट तरह की फंडिंग की अपॉर्चुनिटीज, वो तो हमने डिस्कस की, और हमने देख भी लिया कि किस किस चीज़ के क्या प्रोज है, कॉन्स हैं, जो कौन सी कैटेगरी है। तो अब हम ये देखेंगे कि ये पोजीशन जो है वो ढूंढने के लिए या उनके लिए अप्लाई करने के लिए क्या जो है वो प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले तो स्कॉलरशिप वाली कैटेगरी है, मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि ऑब्वियसली स्कॉलरशिप्स काफ़ी कॉमन होती हैं और मोस्टली सब लोग जो है वो उसको देख रहे होते हैं। तो इसलिए जो है वो ज़्यादा डिटेल्स में मैं इसमें नहीं जाऊँगा, बट मैं जो है वो दूसरी कैटेगरीज को जो है वो थोड़ा डिटेल में जो है डिस्कस करूँगा, क्योंकि मोस्टली स्कॉलरशिप्स के बारे में सबको आइडिया होता है, जो इस तरह की जो है वो सोच रहे होते हैं कि उन्होंने जो है कुछ फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो सीख करनी है, तो उनको आइडिया होता है। तो स्कॉलरशिप में मेन तो यही है, आपने सबसे पहले जो है स्कॉलरशिप्स की क्या रिक्वायरमेंट है वो देखनी पड़ती है आपको। फिर जो है वो आप जो है वो उनके पोर्टल पे जाके अपनी जो है वो एप्लीकेशन डालते हो, जो भी अगर आपके पास सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं, तो आप अपनी अपनी एप्लीकेशन जो है वो फिल करोगे और सबमिट करोगे। फिर आप जो है यूजुअली स्कॉलरशिप की सिलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। कुछ केसेस में आपको टेस्ट देने पड़ते हैं, जैसे HEC के केस में आपको टेस्ट देना पड़ता है, और फुल ब्राइट है जैसे कि उसके लिए भी आपको GRE और वो चीज़ें होनी चाहिए। तो डिपेंडिंग ऑन लाइक आपके पास ऑलरेडी है या नहीं, आपको वो टेस्ट लेने पड़ेंगे। और फिर इंटरव्यू भी होते हैं, जैसे कि डिपेंड करता है कि आप कौन सी वाली स्कॉलरशिप लो, उसकी बेस पे कुछ में इंटरव्यू होता है, कुछ में नहीं होता। तो वो डिपेंड करता है स्कॉलरशिप पे। फिर जो है जब आपकी एक दफ़ा वो सिलेक्शन वाला प्रोसेस हो जाता है, तो फिर आप सिंपली वही एडमिशन के लिए अप्लाई करते हो। और एडमिशन के लिए अप्लाई करने में डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की स्कॉलरशिप है। कुछ में जो है वो फैसिलिटेट करते हैं आपका एडमिशन, कुछ में जो होता है वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो वो डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है आपकी, वो स्कॉलरशिप पे डिपेंड करता है। और फिर जब आपका एडमिशन वगैरह हो जाता है, तो फिर आपको जो है अपना वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट करना होता है। तो ये तो काफ़ी कॉमन सा प्रोसेस है स्कॉलरशिप का। तो यूजुअली यही मेन चीज़ें होती हैं इसमें। तो अभी हम जो है वो डिस्कस करेंगे डिटेल में असिस्टेंटशिप्स, क्योंकि असिस्टेंटशिप्स US में बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल होती हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा फोकस इस पे करूँगा कि आपको आइडिया हो कि कैसे जो है वो इन पोजीशंस के लिए कैसे अप्लाई करना है, या कैसे आपने इन चीज़ों को सर्च करना है।
तो सबसे पहली जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर आपने असिस्टेंटशिप लेनी है यूएस में, तो सबसे पहले तो आपको जो है वो अपना पोटेंशियल एडवाइज़र जो है वो ढूंढना पड़ेगा। तो इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि लेट्स सपोज आपकी जो भी फील्ड है, आप उसमें कोई आपका मेजर है, आप उसमें आगे कुछ और रिसर्च करना चाहते हो, तो सबसे पहले तो ये है कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ आपको किस साइड पे जाना है अपनी फील्ड में। तो उसके हिसाब से जो डिफरेंट लैब्स होंगी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि जो आपका इंटरेस्ट है उस पे कौन सा प्रोफेसर जो है वो उस टाइम पे काम कर रहा है, या कौन सी लैब है जिसमें उस तरह का काम हो रहा है जो आप करना चाह रहे हो। तो आप जो है वो उसकी बेसिस पे जो है वो जो भी आपकी जो आपको लगता है कि आपके ये इंटरेस्ट है, तो उसकी बेसिस पे आप जो है वो ढूंढोगे कि आपका जो है वो पोटेंशियल एडवाइजर कौन हो सकता है। तो ये एक नहीं होता, यूजुअली आप तीन चार लोग ढूंढोगे और जो है वो देखोगे कि ताकि आपके पास आपको पता हो कि ठीक है ये तीन चार लोग हैं जो आपको लगता है कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी या लैब में जो आपका इंटरेस्ट है सेम उसी तरह का काम कर रहे हैं। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कि कौन कौन सा प्रोफेसर जो आपके लिए जो है वो बेस्ट फिट हो सकता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि उसी की बेस पे आपने बाद में जो है ना वो पूरा कनेक्शन जो है वो बिल्ड करना है था। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके रिसर्च इंटरेस्ट क्या है और दूसरे बंदे की भी जो है वो उसी तरह के हैं, ताकि वो दोनों चीज़ें मैच करनी चाहिए। अब इसमें कॉमन जो है वो क्वेश्चन होता है कि आप कैसे ढूंढेंगे अपने एडवाइजर। तो चले आपको समझ आ गई कि आपको इस तरह का प्रोफेसर या एडवाइजर चाहिए, तो आप ढूंढेंगे कैसे। तो दो जो है वो दो कॉमन जो है वो तरीके हैं इसमें जो है आप कर सकते हो। फर्स्ट तो ये है कि बहुत ही बेसिक्स है कि आप जो है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को सर्च करो, ठीक है। और उसमें जो है आप जाके जो है वो हर यूनिवर्सिटी के उस डिपार्टमेंट में जाओ, डिपार्टमेंट में जाके चेक करोगे ये फैकल्टी है उनकी, और अच्छा ये जो है ये प्रोफेसर जो है इस तरह का काम कर रहा है और ये आपसे रेलेवेंट है। तो एक तो ये बहुत ही बेसिक सा जो है वो ये हो सकता है कि आप इस तरह से आप जो है अपने जो एडवाइज़र हो सकता है आपका फ्यूचर एडवाइज़र, आप उसको इस तरह से ढूंढो। लेकिन ये बहुत ही टीडियस सा काम है। हर यूनिवर्सिटी की आप वेबसाइट पे जाओगे, उधर इतने ज़्यादा डिपार्टमेंट्स है, डिपार्टमेंट से ढूंढोगे, फिर जो है वो फैकल्टी कौन सी है, हर एक बंदे की प्रोफाइल चेक करोगे कि वो आपके साथ जो है वो मैच कर रही है या नहीं, जो आपके रिसर्च इंटरेस्ट है उस तरह का वो काम हो रहा है कि नहीं उस लैब में, या वो प्रोफेसर इस तरह का काम कर रहा है या नहीं। तो पर्सनली मुझे ये लगता है कि ये वाला प्रोसेस बहुत ही टीडियस होता है, लेकिन कुछ लोग ये करते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप जो है वो किस चीज़ से जो है वो कितना जो है वो कंफर्टेबल फील कर रहे हो, मतलब क्या चीज़ जो है आपने करनी है। तो हर एक की जो है वो डिपेंड करता है अपनी पर्सनल चॉइस पे कि आप किस तरह से देख रहे हो। तो एक तो जो है वो ये चीज़ होगी कि आप इस तरह से ढूंढोगे। अब एक और चीज़ होती है कि यूएस में अब इतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आप कैसे जो है वो हर एक यूनिवर्सिटी में जाओगे और हर एक फैकल्टी पर जो है वो, तो इसको मेनली जो है वो सबसे पहली अप्रोच जो है वो उसको शॉर्ट लिस्ट थोड़ा करने के लिए जो है वो ये हो सकती है। तो वो आप ऐसे करोगे कि जो मोस्टली यहाँ पे यूएस में कंसेप्ट है कि लैंड ग्रांट यूनिवर्सिटीज का। तो अगर आप जो है वो जस्ट जो है फोकस करो, लेट्स सपोज लाइक 50 लैंड ग्रांट यूनिवर्सिटीज हैं, तो आप वो मोस्टली जो है वो उनके पास जो है वो प्रोफेसर्स के पास फंडिंग होती है, सब कुछ होता है, वो चीज़ें होती हैं। तो उस तरह से आप जो है वो थोड़ा सा स्टार्ट में जो है आप जस्ट उन यूनिवर्सिटीज को लैंड ग्रांट को फोकस कर सकते हो और उसमें जो अपना ढूंढो, तो एटलीस्ट आपको पता होगा कि ठीक है ये वाली लिस्ट है, तो मुझे इसी यूनिवर्सिटी से में जाके जो है कोई रेलेवेंट प्रोफेसर जो है वो ढूंढना है। तो इस तरह से जो है वो एक स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि आप इसको जो है वो शॉर्ट लिस्ट जो है वो कर सकते हो इस तरह से। आई सी अ हैंड रेज फ्रॉम कासिम अली। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? जिशान भाई अभी सबको वैसे अनम्यूट किया हुआ और यही कहा हुआ कि एट द एंड जो है वो वन बाय वन आप लोगों को अनम्यूट करेंगे फिर क्वेश्चन सेशन लेने के। तो देख लें अगर आप साथ साथ लेना चाह रहे हैं या एट द एंड लेना चाह रहे हैं सर क्वेश्चन। चले सही है, कंप्लीट करके फिर लेते हैं। जी। और चले सही। अ, तो ये तो होगी एक स्ट्रेटजी कि आप कैसे जो है वो ढूंढोगे। अब
डिफरेंट और तरह की भी चीज़ें हो सकती हैं। कुछ लोग जो ज़्यादा इनोवेटिव हो जाते हैं उनको कुछ अपनी ट्रिक्स पता होती हैं कि ठीक है मैंने ऐसे ढूंढना है। एक दो चीज़ें और भी होती हैं जो आप जो है वो प्रोफेसर ढूंढने के लिए जो वो काफ़ी यूज़फुल हो सकती हैं। उसमें एक तो सबसे जो आसान चीज़ जो है, जो फर्स्ट वन थी वो काफ़ी मुश्किल थी, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज आपको ढूंढना पड़ेगा, वो ज़्यादा मुश्किल है। तो सबसे आसान अप्रोच क्या हो सकती है कि आप कुछ लोगों को जानते हो, आपके सीनियर्स या कोई भी जो है ऑलरेडी जो है वो यूएस में जो है वो स्टडी कर रहे हैं, तो आपको आइडिया हो जाता है कि ठीक है इस यूनिवर्सिटी में ये लैब है काम कर रही है। फिर आप उस प्रोफेसर को जो है देखोगे कि उसकी प्रोफाइल और वो किन और लोगों के साथ काम कर रहा है, तो आपको पता चल जाएगा जैसे कि उसके आर्टिकल्स में कि ठीक है वो ये दो तीन लोग और हैं जो वो बहुत ज़्यादा उनके साथ काम कर रहा है, तो उनका रेलेवेंट काम हो सकता है, तो आप उनको देख सकते हो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में। तो ये एक थोड़ा जो है वो कम टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो सकता है कि आप अगर इस तरह से अप्रोच करोगे तो ये चीज़ एक जो है वो काफ़ी जो है आपको हेल्प कर सकती है। जबकि तीसरा जो मेथड मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि उसमें यह है कि आप जो है वो जब आप जो है वो स्टडीज़ कर रहे हो अभी, या जो भी जब आप जो है वो अपना एजुकेशन या डिग्री जो है वो उसमें जो है आप काम शाम कर रहे हो, तो आपको एक आइडिया होता है जब आप चीज़ें पढ़ रहे होते हो या उसमें से गुजर रहे होते हो, तो आपको आइडिया होता है कि ठीक है आप आर्टिकल्स में से जब रिव्यू कर रहे होते हो उनको देख रहे होते हो, तो आपको पता होता है कि अच्छा ये प्रोफेसर जो है ना ये इस नाम का प्रोफेसर है, ये यहाँ पे यूएस में या किसी भी कंट्री में है, तो ये काम कर रहे हैं इन चीज़ों पे। क्योंकि आप जब आपकी एक रिसर्च वाली साइड होगी, आप उसको जो है बार बार पढ़ रहे होगे, तो आपको ना वो नाम जो है वो बार बार जब आएगा तो आपको वो क्लिक करेगा कि ठीक है ये एक प्रोफेसर है जो फलां कंट्री में या फलां उसकी लैब है, वो लोग ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप उसको इस तरह से आप जो है डिफरेंट जो है वो प्रोफेसर आइडेंटिफाई या डिफरेंट ग्रुप्स जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ठीक है आपका ये काम है। जब आप आर्टिकल्स वगैरह देखते हो तो इन लोगों के बहुत ज़्यादा जो है वो इस काम पे जो आर्टिकल्स रिसेंटली जो पब्लिश हो रहे हैं, या तो उससे आपको ये आइडिया होगा कि ठीक है आपका भी सेम इंटरेस्ट है, आप इसी फील्ड में हो, सब कुछ है, तो ये लोग जो है वो एक्टिवली जो है अभी काम कर रहे हैं इस चीज़ पे। तो आप क्या करोगे, लेट्स सपोज अगर आपको एक दो या तीन प्रोफेसर मिलेंगे कि ठीक है ये लोग अभी काम कर रहे हैं, आप उनको देखोगे, आप देख सकते हो कि किस यूनिवर्सिटीज में कौन सी लैब है उनकी और किस तरह का काम हो रहा है। तो उसमें ये होता है कि जब आप उनके अलावा जब उनके को ऑथर्स में या उन उस लिस्ट में देखोगे, तो उनके साथ हर एक के साथ फिर उसके अपने जो है वो इस तरह से आगे एक तरह समझ लें कि आप एक को ढूंढेंगे उसके साथ दो तीन और मिलेंगे, उसके साथ आपको और मिलेंगे, तो इट्स काइंड ऑफ लाइक आप काफ़ी ज़्यादा उस लिटरेचर जो रिसेंट लिटरेचर उसके साथ एक्टिवली आप उसको रिव्यू कर रहे हो, आपको आइडिया है कि अच्छा ये इस यूनिवर्सिटी में ये ग्रुप काम कर रहे हैं, इसमें ये कर रहे हैं, तो आपको जो है वो उस चीज़ का आइडिया हो जाता है, तो फिर आपको थोड़ा इजी हो जाता है जब आप कर रहे होते हो, तो आप जो है जब सर्च कर रहे होते हो प्रोफेसर को, तो आपको पता होता है कि ठीक है मैंने इस बंदे को पढ़ा है, ये जो है वो लगता है मुझे कि ये एक बेस्ट फिट हो सकता है, तो मैं इसको शॉर्ट लिस्ट करूंगा। लेट्स से आपने चार पांच लोगों को शॉर्ट लिस्ट करना है, तो आप इस तरह से कर लोगे कि ये चार पांच लोग हैं जिनको मैंने कांटेक्ट करना है जो है वो। तो ये तो एक जो है वो सबसे इनिशियल स्टेप है कि आपने जो है वो अपना एडवाइजर ढूंढना है। एक दफ़ा आपको अपना एडवाइजर मिल गया, तो ये नहीं करना कि आपने जस्ट एक बंदे को सिलेक्ट करना है, आपने करना है कि एटलीस्ट आपके पास चार पांच लोग हों, आपको पता होगा कि ठीक है आप एक को करोगे दूसरे को करोगे। अब हो सकता है उस टाइम पे वो हायर कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो इस वजह से इससे बचने के लिए आप जस्ट एक नहीं सिलेक्ट करोगे, आप एक प्रॉपर लिस्ट बनाओगे। लेट्स से 5 पीपल हैं आपके, 5 प्रोफेसर्स के नाम है, तो आप वन बाय वन जो है वो उनको अप्रोच करोगे। तो ये तो पहला स्टेप है कि आपने प्रोफेसर ढूंढ लिया। सेकंड पे ये है कि आपने उनको जो है वो कांटेक्ट करना है। अब जब आप कांटेक्ट करोगे तो आ, उनको जो है ऑब्वियसली आप पहले मेल करोगे। तो अब कुछ बहुत सारी ये स्कॉलरशिप्स वाले ग्रुप में और इंटरनेट पे गाइड्स पड़ी होंगी कैसे आपने कांटेक्ट करना है उनको। तो यूजुअली जो है वो मोस्ट कॉमन यही है कि आपने जो है वो अपना अपने बारे में बताना है कि आपने क्या किया है, क्या क्या काम रहा है आपका बैचलर में या मास्टर्स में। और देन आपने वो बताना है कि आपको उस प्रोफेसर का जो है वो क्या चीज़ें जो है काम में किस तरह से जो है वो आपको इंटरेस्ट है, तो आप उसको बता सकते हो कि आप जो है मास्टर्स या पीएचडी की पोजीशन ढूंढ रहे हो। तो एक जो है वो जो काफ़ी जो है वो इफेक्टिव स्ट्रेटजी
उस मेल में हो जाती है, जो इनिशियल मेल है, कि आप जो है उस प्रोफेसर का जो काम है ना उसको थोड़ा सा जो एक दो सेंटेंस में बताओ कि आप वो ये काम है तो आप ये करना चाह रहे हो, तो ये काफ़ी जो है उससे रेलेवेंट है। और फिर जो है आप एक जो है वो एक स्टेप और आगे जा सकते हो कि आप उसके ना दो तीन जो आर्टिकल हैं जो आपको लगता है कि उस तरह के रेलेवेंट है, आप उनका रेफरेंस दे सकते हो कि आपने ये आर्टिकल पढ़े हैं तो आपको लगता है कि इस तरह का काम करना चाहिए और आप इसमें इंटरेस्टेड हो। तो जो है आप उसको जो है वो ये चीज़ मेल में करोगे, उससे ये होता है कि अगला बंदा जब मेल पढ़ेगा तो उसको होगा कि हाँ ठीक है, आपने प्रॉपर जो है वो होमवर्क किया हुआ है, आप सीरियसली इंटरेस्टेड हो उसमें, तो फिर जो है वो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपको उसका रिप्लाई आएगा। तो चले अभी आगे देखते हैं कि आपने एक दफ़ा मेल कर दी तो यूजुअली क्या होता है कि बहुत लोग मेल तो काफ़ी सारे लोगों को करे तो, लेकिन उसका रिप्लाई आना ये बहुत ही क्रूशल है कि ये एक तरह से आप समझ लो कि सबसे पहला जो मेन स्टेप है वो यही है कि आपकी ईमेल का रिप्लाई आ जाए। तो अब डिपेंड करता है कि आपने किस तरह की मेल की है। आपने बहुत जेनेरिक सी ईमेल की होगी तो यहाँ पे हर प्रोफेसर दिन में कितनी लोग उसको अप्रोच कर रहे होते हैं, मेल्स कर रहे होते हैं। अगर आपकी भी वो एक कॉमन सी ईमेल होगी या जेनेरिक सी होगी तो वो बहुत कम चांसेस है कि आपको उस पर रिप्लाई आएगा आएगा। तो आपने अगर थोड़ा मेहनत की है उसमें, चीज़ें चीज़ें जिस तरह आपने उसकी रिसर्च का रेफरेंस दिया, उसको बाकी चीज़ें बताई कि ये चीज़ें हैं जो काफ़ी तरह से आपने अपने आप को उसकी लैब के जो काम चल रहा है उसके साथ लिंक किया है, तो ऑब्वियसली फिर चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको वो रिप्लाई करेगा। तो अब लेट्स सपोज कि अब रिप्लाई आ जाता है, उसका पहली ईमेल का रिप्लाई आ गया आपको, तो एक तरह से जो है वो ये काफ़ी समझ लेंगे आप, काफ़ी जो है वो पॉजिटिव चीज़ है कि आपको एक तरह से इंडिकेशन होगी कि हाँ उस बंदे को आपने जो मेल की है या जो चीज़ आपको बताई है उसमें इंटरेस्ट है, तो वो आपसे बात करना चाह रहा है। अब यहाँ पे ये होता है कि आ, आपने ये नहीं समझना कि उसने आपको रिप्लाई कर दिया तो आप वो शायद जो है वो आपको जो है वो दैट्स इट के अभी अभी वो जो है वो कुछ बात होगी और वो आपको हायर करेगा। लेकिन जब आपको पहला रिप्लाई आया तो आप थोड़ा सा जो है वो, क्योंकि इनिशियल इंटरेक्शन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, आपने क्या करना है थोड़ा प्रोएक्टिव होना है, उसको कहना है कि जब वो मेल करके कोई भी बात करेगा तो आप ये नहीं कि किसी भी तरह का जवाब आए और आप बीच में इस तरह की चीज़ें बोले, लेकिन डिपेंड करता है कि वो किस तरह का चीज़ है या क्या वो। तो आप किसी तरह ना उसमें जैसे कि आप कर सकते हैं कि आप कुछ रिसर्च आइडियाज उसे दे दो कि हाँ इस तरह की चीज़ जो है वो मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं काम करना चाहूँगा, आपकी लैब में ये हो रहा है। तो एक तरह से वो लिंक हो जाएगा। या अगर आप जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो कि आप जो है एक शॉर्ट सा रिसर्च प्रपोजल लिख लो, दो तीन जो है वो पेजेस का। तो उससे ये होगा कि एक तरह से आपको जो है वो सीरियस इंटेंट भी शो होगा कि आप ऑलरेडी काफ़ी सीरियस हो और आपने जो है वो अच्छे से पहले अपना जो है एक अपनी डायरेक्शन सेट की हुई है, आपने इस तरह की रिसर्च करनी है और उसकी बेस पे आप जो है उससे बात कर रहे हो। ये रैंडमली नहीं है कि आप बहुत सारे डिफरेंट जो है वो डोमेन्स वाले लोगों से बाद में जहाँ से मिली वहाँ चले गए। तो एक तरह से जो है वो सीरियसनेस जो है वो शो करने के लिए ये एक काफ़ी जो है वो इफेक्टिव स्ट्रेटेजी हो सकती है। तो ये जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि मैंने खुद जो है वो कुछ प्रोफेसर से जो है वो पर्सनली भी सुना है कि जब कोई इस तरह से आपको जो है वो एक ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन होती है रिसर्च की, हर चीज़ अच्छे से आप जो अप्रोच करते हो तो वो उसको काफ़ी सीरियस लेते हैं। तो ये एक तरह से मैंने पर्सनली कुछ प्रोफेसर से सुना है, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है और मैंने भी यही फॉलो की थी जब मैंने जो है वो खुद अप्लाई किया था कि मैंने पहले रिसर्च प्रपोजल रेडी करके रखा हुआ था, जैसे ही मुझे रिप्लाई आया तो मैंने बताया कि मैं ये काम करना चाहता हूँ और मैंने फिर भेजा। तो इस तरह से आप जो है वो उस कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं और अपने जो चांसेस जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। और एक चीज़ होती है कि कुछ लोग जो है वो कंफ्यूज रहते हैं कि फंडिंग मिलेगी या नहीं। तो अगर आप वाकई मेक श्योर करना चाहते हो, मोस्टली यहाँ पे सारी की सारी पीएचडी पोजीशंस फंडेड ही होती हैं और मास्टर में भी आपको असिस्टेंटशिप मिल जाती हैं। तो यहाँ पे जो है वो अपने पास से वो करने का वो बहुत ही रेयर, आप प्राइवेट कॉलेजेस भी या यूनिवर्सिटी में जाओगे तो वहाँ पे अदरवाइज जो ये फंडेड ही होती हैं पोजीशन। लेकिन फिर भी अगर आपने मेक श्योर करना है तो इस चीज़ का ख्याल रखने का आप एट द एंड जाके ये चीज़ या इस तरह की डिस्कशन करो कि जब आपको लगे कि हाँ प्रोफेसर अब एग्री हो रहा है या उसको लगता है कि हाँ ठीक है आप एक गुड फिट हो सकते हो उसकी लैब के लिए, मतलब आपको नज़र आ रहा है कि वो एक तरह से जो है वो इम्प्रेस है आपसे या आपको जो है वो लगता है कि पोजीशन ऑफर करेगा, तो उस केस में जब वेरी लास्ट मोमेंट पे आप जो है वो चीज़ पूछ सकते हो कंफर्म करने के लिए।
बट मोस्टली जो है वो बिना पूछे भी आप मतलब ये अंडरस्टूड है कि आपको वो फंडिंग मिल रही होगी, और आप फिर भी कंफर्म कर सकते हो। तो सारी चीज़ें अगर नॉर्मली स्मूथली जो है वो हो जाती हैं इस स्टेप में, तो आपको फिर प्रोफेसर जो है वो अपनी अपनी बताएगा कि वो इंटरेस्टेड है ये नहीं आपको हायर करने के लिए लैब में। तो उसमें हर एक का डिफरेंट स्टाइल होता है प्रोफेसर का। कुछ लोग वो क्या करते हैं कि वो आपसे सब कुछ जो है वो डिस्कस कर लेंगे, और इंटरव्यू जो है वो कहेंगे कि हमने इंटरव्यू भी लेना है, ठीक है। तो इंटरव्यू में वो थोड़ा जज करेंगे आपके साथ कि जो आप कह रहे हो वाकई वो चीज़ें हैं या नहीं, या ऑब्वियसली आप कम्युनिकेट बहुत अच्छे से कर रहे हो ईमेल में, तो क्या आप वाकई जो है वो ऐसे सामने से बैठ के भी कम्युनिकेट कर सकते हो या नहीं, या कोई। तो इस तरह की चीज़ें वो मेक श्योर करने के लिए कि जो आप कह रहे हो वाकई जो है वो कोई उसकी सेंस बन रही है, तो उसके लिए कुछ लोग इंटरव्यू भी करते हैं। और कुछ लोग ये करते हैं कि वो नहीं करते, और नेक्स्ट स्टेप जो होता है एडमिशन वाला उसमें जो है वो इंटरव्यू कर लेंगे। तो डिपेंड करता है हर एक का जो है वो क्या मैनेजमेंट स्टाइल है, तो प्रोफेसर टू प्रोफेसर वेरी करेगा। लेकिन आपको इस स्टेप में एक्सेप्टेंस जो है वो मिलना होती है। जो आई मीन जो भी वो उसने प्रोफेसर ने डिसाइड किया होता है वो आपको बताता है फिर। तो अगर तो प्रोफेसर आपको एक्सेप्टेंस दे दे कि हाँ ठीक है जी, वो आपको इंटरेस्टेड है अपनी लैब में हायर करने के लिए, तो फिर नेक्स्ट स्टेप आता है कि वो आपको कहेगा कि ठीक है आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो एडमिशन की सबमिट करो। तो यहाँ तक तो जो है ये सबसे जो है वो मेन और क्रूशल जो है वो समझ लें कि इसका पोर्शन है कि ये चीज़ जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। यहीं पे सबको जो है वो मेन चीज़ होती है कि एक दफ़ा आपने प्रोफेसर आपका एग्री कर गया, तो फिर उसके बाद जो है वो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। क्योंकि प्रोफेसर ही मेन होता है जिसने आपको फंडिंग देनी है, और वो सारी चीज़ें जो है वो उसने सैलरी देनी है, सब कुछ करना है, तो वो सारा उसकी फंडिंग में से जाएगा। तो इसलिए ये सबसे मेन पार्ट है। अगर वो इंटरेस्टेड है या वो एग्री हो जाता है, तो एक तरह का आप समझ लो कि आपका 70-80% जो है वो आपकी वो चीज़ हो गई है। फिर बाकी रह जाता है एडमिशन एडमिशन पे और वो सारी चीज़ें। तो एक दफ़ा आपने जो है वो ले ली एक्सेप्टेंस, तो फिर आप क्या करेंगे कि फिर आप जो है वो फिर आपको डिपार्टमेंट की या ग्रेजुएट कॉलेज होता है उसकी जो रिक्वायरमेंट्स चेक करना पड़ेंगी वेबसाइट पे। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, लेट्स सपोज रिक्वायरमेंट्स में ये हो सकता है कि उनको आइल्स चाहिए, टॉफल चाहिए, या जैसे कि इंजीनियरिंग के प्रोग्राम है तो उनको जीआरई भी चाहिए, या इस तरह के जो है डिफरेंट तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो आपने उनको देखना है कि वो क्या क्या जो है वो उस तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो एक दफ़ा जब आप उनको देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ठीक है आपके पास ये सारी चीज़ें पूरी हैं। अगर नहीं है कुछ मिसिंग है, तो जैसे कि अगर आइल्स जो है या टॉफल जो है आपका एक्सपायर हो रहा है, आपको लगता है जब आप अप्लाई करोगे तो वो एक्सपायर हो जाएगा, तो आप जो है वो उसको दोबारा से जो है वो कोशिश करोगे कि हाँ ये जो है वो आप ले लो ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह जो भी कोई मिसिंग रिक्वायरमेंट होगी आप उसको कंप्लीट करोगे। जब आपके पास सारी चीज़ें सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे तो फिर आप अप्लाई करोगे। जब आप अप्लाई करोगे एप्लीकेशन, तो कुछ यूनिवर्सिटी में काफ़ी कॉमन ही है ये, तो आपको कुछ फ़ी पे करना पड़ेगी। प्रोसेसिंग फ़ी एक तरह की होती है शुरू में एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए, $70-80, $100 इस तरह होती है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की। तो कुछ की नहीं भी होती, तो डिपेंड करता है आप जहाँ पे अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे क्या सिचुएशन है। फिर आप वो पे करोगे अगर, तो पे करना ही, और फिर आप एप्लीकेशन सबमिट करोगे। तो आपकी तरह से जितना काम होना था वो तो आप पूरा हो गया। अब आपकी एप्लीकेशन फिर प्रोसेस होगी, फिर वो जो भी प्रोफेसर के साथ जो है वो डिसाइड होगा। अब एप्लीकेशन के बाद एक स्टेप और होता है कि मे बी कुछ जगह पे में मोस्टली कॉमनली तो यही होता है जब आप एप्लीकेशन जो है वो देते हो तो आपका इंटरव्यू भी होगा। अनलेस के वो पहले ही स्टेप में इंटरव्यू कर लिया प्रोफेसर ने और वो कह देता है कि ठीक है और कोई ज़रूरत नहीं है, बट ऐसा बहुत कम होता है। मोस्टली इंटरव्यू लिया ही जाता है एप्लीकेशन के बाद, जब आपको फाइनल ऑफर करनी होती है उन्होंने उससे पहले। तो जब इंटरव्यू हो जाएगा तो फिर आपको ऑफर लेटर मिलेगा जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होंगी कि आपको वो कितना जो है वो सैलरी या स्टाइपेंड मिलेगा और वो चीज़ें होंगी, और वो सब डिटेल्स जो है वो लिखी होंगी, और आपको एडमिशन लेटर मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है I-20 या DS-2019, डिपेंडिंग ऑन योर फंडिंग सिचुएशन कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट इशू होना है। तो वो फिर वही उसी डॉक्यूमेंट की बेस पे आपका जो है वो वीज़ा प्रोसेस होता है। तो यहाँ तक जो है वो आपकी सारी चीज़ें जो थी वहाँ से बैठ के हो रही थी, प्रोफेसर ढूंढ लिया, एडमिशन हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि फिर आपने क्या करना है। जो आपको फॉर्म मिला है जो I-20 या DS-2019,
तो वो वाला आप लेके आप अपना वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट करोगे। डिफरेंट फीस होती हैं, जैसे सर्विस फ़ी और वीज़ा की फ़ी होती है, वो आप पे करोगे, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करोगे और सारी चीज़ें प्रिपेयर करके आप जो है इंटरव्यू के लिए चले जाओगे। और फिर इंटरव्यू के लिए अपेयर होने और फिर एक तरह से ये जो है वो पूरा प्रोसेस जो है वो इस तरह से जो है वो आपका होगा शुरू से लेकर एंड तक। अगर बात की जाए कि तीसरी कैटेगरी अगर कंबाइंड पोजीशन है, तो इसमें थोड़ा सा जो है वो ये होता है कि मिक्स्ड काइंड ऑफ अप्रोच होती है कि अगर तो आपको स्कॉलरशिप में हर चीज़ है वो आपकी सारी चीज़ों का वो टेक केयर कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, जस्ट स्कॉलरशिप सिक्योर करनी है और आपने लिस्ट देनी है एडमिशन जहाँ पे आप लेना चाहते हो यूनिवर्सिटीज़ की, और वो खुद ही जो है वो कुछ केसेस में होता है जैसे वो कांटेक्ट करके आपका एडमिशन कराते हैं। लेकिन कुछ केसेस में ये होता है कि जैसे HEC की स्कॉलरशिप में भी यही होता है कि आपने जो है वो खुद से एक्सेप्टेंस लेनी है, प्रोफेसर को बताना है कि आपके पास फंडिंग है, ये जो भी है वो आपको अपनी लैब में सुपरवाइज करने के लिए जो है वो एग्री है। तो उस केस में आपने खुद से एक्सेप्टेंस लेनी है, स्कॉलरशिप मिलेगा लेकिन आपको एक्सेप्टेंस भी लेनी है, और फिर जो है वो सारी सारी चीज़ें इस तरह प्ले करेंगी। और तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का जो है वो स्कॉलरशिप है आपका, और उसकी क्या जो है रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी बेस पे जो है वो। तो अगर आपने पहले जो है वो असिस्टेंटशिप को कंबाइन करना है प्रोफेसर के साथ, तो वो यही है कि आप उससे बात करोगे, वही उसी तरह का प्रोसेस बात करोगे, उससे बताओगे कि आपके पास मेन जो है वो फंडिंग तो है आपकी स्कॉलरशिप की, बट स्टिल जो है वो आपको जो है वो एक्सेप्टेंस चाहिए, या आपको कुछ अमाउंट की, जैसे इन केस कुछ स्कॉलरशिप में ये है कि आपको वो ट्यूशन वेव नहीं कर रहे हैं, तो आप फिर प्रोफेसर को कहोगे कि आपके पास मेन फंडिंग उधर से भी है, लेकिन कुछ फंडिंग आपको प्रोफेसर हायर करके देगा। जब आपकी हायरिंग होगी तो उससे ये होगा कि आपकी ट्यूशन वेव हो जाएगी। तो इस तरह दोनों चीज़ों को वो रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए एक ये भी चीज़ हो सकती है। तो डिपेंड करता है आपकी क्या सिचुएशन है, स्कॉलरशिप की क्या जो है वो उसके अंदर क्या जो है वो कंडीशन है। तो ये जो है वो एक तरह से जो तीनों जो है वो चीज़ों को अप्लाई करने का ओवरऑल जो प्रोसेस जो है वो ये होता है। ओके, सो ये तो सारे हो गया कि क्या प्रोसेस है, कैसे है। अब अगर देखा जाए कि इन समरी हम देखेंगे स्कॉलरशिप या असिस्टेंटशिप्स जो हैं वो कौन सी ज़्यादा बेहतर है, कौन सी क्या चीज़, अगर दोनों को कंपेयर किया जाए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ है कि दोनों में से जो आपको जो पहले मिल रही है वही जो है वो ठीक है, उसमें कुछ नहीं है। ऑब्वियसली आपको एक चीज़ मिल रही है, आप दूसरी के चक्कर में उसको नहीं गंवाओगे, तो सबसे पहले जो चीज़ आपको सबसे पहले मिल रही है बस वही जो है वो आपके लिए ठीक है। हाँ, अनलेस के आपके पास दोनों ऑप्शन है और आपने चूज करना है कि अब जो है आपको कौन सा वाला ऑप्शन चाहिए, या कौन सा वाला जो है वो ज़्यादा यूजफुल या बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए, तो फिर आप डिसाइड करोगे। अगर आपके पास एक है तो जो उनसे वाला भी है आपने बस जो है वो ले लेना है। तो लेट्स सपोज कि आपके पास अब चूज करने वाला ऑप्शन है, तो आपको क्या करना चाहिए। स्कॉलरशिप भी आपकी सिलेक्शन हो रही है और असिस्टेंटशिप भी है। तो मैं इसमें जो है वो पर्सनली अपना जो है वो थोड़ा सा जो मुझे आइडिया है चीज़ों का, ये जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं वो आपके साथ जो है वो कुछ पॉइंट्स में शेयर करूँगा। क्योंकि मैंने जो है वो जब इरास्मस के लिए किया था, तो काइंड ऑफ वो बिल्कुल स्कॉलरशिप थी, और फिर मेरी असिस्टेंटशिप जो हुई है तो वो इट्स काइंड ऑफ के दोनों चीज़ों का वो मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहा। जब मैंने अप्लाई किया या वो चीज़ें की, तो मुझे आइडिया हुआ कि अच्छा किस में कौन सी चीज़ें जो है वो ज़्यादा बेहतर है, या तो उसकी बेसिस पे मैंने अपने जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर मैं उसकी बात करूँ, तो मुझे तो लगता है कि असिस्टेंटशिप जो है वो ज़्यादा मेरे ख्याल से जो ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। अब डिपेंड करता है, हर एक का एक्सपीरियंस डिफरेंट हो सकता है। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं असिस्टेंटशिप नहीं स्कॉलरशिप डिफरेंट है, उनका एक्सपीरियंस अच्छा ना रहा हो तो। बट अगर सारे फैक्टर्स को हम कंसिडर करें, तो मुझे तो ये लगता है कि असिस्टेंटशिप जो है वो ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है। अब वो किस वजह से है, तो सबसे पहले तो एप्लीकेशन की टाइमिंग की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। स्कॉलरशिप साल में एक दफ़ा आएंगे, आपने उन्हीं डेडलाइंस को मीट करना है, ठीक है कि आपने वही चीज़ें प्रिपेयर करनी है। अगर एक दफ़ा मिस होगा तो पूरा साल वेट करना पड़ेगा कि अब दोबारा आएगा तो आप करोगे। जबकि असिस्टेंटशिप के केस में ये है कि ये रोलिंग बेसिस पे होती हैं, जब भी आपका दिल करे, तब भी आपको लगे कि हाँ अभी जो है वो आपके लिए सही टाइम है, आप प्रोफेसर को कांटेक्ट करो, उससे बात करो। और इट्स काइंड ऑफ के आप हर सेमेस्टर में आ सकते हो, फॉल में, स्प्रिंग में, समर में, किसी भी सेमेस्टर में आपका जो है वो स्टार्ट हो सकता है।
और एक और मेन फैक्टर ये है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी इस चीज़ की भी है कि लेट्स सपोज कि आप जो अभी ग्रेजुएट नहीं हुए, आपके 3-4 मंथ्स, एक सेमेस्टर या 6 मंथ्स रहते हैं, और आप जो है वो पहले से जो है वो प्लान करना चाहते हो कि आपको पहले से जो है वो कोई अपॉर्चुनिटी हो, जैसे ही आप इसको फिनिश करो और जो है वो आगे मूव कर जाओ। तो उस केस में भी जो है वो ये ज़्यादा जो है वो फ्लेक्सिबल है कि आप जो है वो पहले से प्रोफेसर के साथ कांटेक्ट करो, उसको बताओ कि आप कब ग्रेजुएट हो रहे हो। अगर वो एग्री करता है कि ठीक है, वो आपको जो है वो सुपरवाइज करेगा, तो उसकी बेसिस पे जो है वो आप अपना प्लान कर सकते हो। इवन बिफोर ग्रेजुएशन आप सारी चीज़ें उसके साथ एक्सेप्टेंस ले लो, सब कुछ पूरा करो, जैसी ग्रेजुएशन हो आप जो है वो एप्लीकेशन सबमिट करो। और अगर अगर आपका प्रोफेसर के साथ पहले से कांटेक्ट अच्छा है, तो ये एक हो सकता है कि आप जो है वो टाइम से पहले जो प्रोसेस चीज़ों का स्टार्ट कर लोगे, और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लाइक 6 महीने साल आपने वेट करना है ग्रेजुएशन के बाद, अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है और फिर जाना है। तो उससे बेहतर है कि आप जब ग्रेजुएट नहीं हुए तो आप जो है वो पहले से ही इस पे काम करना शुरू कर दें। एक और मेन फैक्टर ये है कि कंपटीशन बहुत कम होता है। जैसे कि स्कॉलरशिप्स के केस में क्या है कि लेट्स सपोज अगर किसी स्कॉलरशिप में 20 या 30 जो है वो पोजीशन है, तो उस पे सैकड़ों लोग अप्लाई करते हैं, हंड्रेड्स में लोगों ने अप्लाई किए होते हैं। तो वहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है। तो उस केस में जो है वो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बेहतर है। फिर जो है वो फंडिंग पोजीशंस की बात होती है कि नंबर कितना है, मतलब स्कॉलरशिप में तो वेरी फ्यू नंबर होता है कि इतने नंबर, ये नंबर है उनका इस साल की स्कॉलरशिप्स के लिए। बट क्या है कि जब आप इसमें अप्लाई करते हो, इसमें तो बहुत ज़्यादा फंडिंग पोजीशन है। इवन के अब आप खुद देख लोगे, हर यूनिवर्सिटी में हर लैब है, एक डिपार्टमेंट में डिफरेंट फैकल्टी मेंबर है, उनकी अपनी अपनी लैब है, उन सबके पास जो है वो फंडिंग की जो है वो पोजीशन है। तो इसमें सिर्फ क्या करना है कि आपने अच्छे से जो है वो कांटेक्ट करना है, इफेक्टिवली जो है वो सारी चीज़ें करनी है। तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो पोजीशन भी बहुत ज़्यादा है, और जो चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं कि आप जो है वो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप कंपेयर करो उसको स्कॉलरशिप के साथ, तो स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन प्रिपेयर करने में लेट्स सपोज आप 6 मंथ 7 मंथ्स काम करते हो, वो सारी चीज़ें लिखते हो, और उस पे जो है वो इतनी मेहनत करते हो, तो सेम मेहनत अगर आप जो है वो इस फंडिंग असिस्टेंटशिप के लिए करोगे, तो मेरे ख्याल में वो स्कॉलरशिप के लिए एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन होती है, और आप ये जो है ये बहुत सारी जो है वो लोगों के साथ कांटेक्ट करने में उसी तरह की चीज़ें जो है थोड़ा बहुत चेंज करके यूज़ कर सकते हो। तो मुझे मेरा पर्सनल जो है वो ओपिनियन यही है कि इसमें आपके पास ज़्यादा जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी भी है, और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपको ये चीज़ और एक और फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस केस में रेफरल भी जो है वो काम कर सकता है, स्कॉलरशिप के केस में तो नहीं करेगा। इसमें यह है कि आपका कोई सीनियर है, किसी लैब में काम कर रहे हैं, उनके पास पोजीशन आती है, वो आपको बताएगा कि यहाँ पे पोजीशन आई हुई है। तो उसकी अपनी लैब में होगी, तो वो क्या करेगा, आपकी सीवी भी इवन के अपने सुपरवाइजर को दे सकता है कि ये बंदा है, अगर आपने देखो लगता है आपको कि कॉम्पिटेंट है, आप उससे देखो, अगर रखना है तो ये इंटरेस्टेड है। या फिर ये होता है कि उसको डिपार्टमेंट में कोई और बंदा हायर कर रहा है, तो उसको पता होता है कि यहाँ पे ये पोजीशन आ रही है। तो इस तरह से जो है वो रेफरल जो है वो काफ़ी जो है मेन रोल प्ले कर सकते हैं। और एक और फैक्टर ये है कि वर्क एक्सपीरियंस, असिस्टेंटशिप में आप जो है वो एक्टिवली काम कर रहे होते हो, टीचिंग कर रहे होते हो या रिसर्च कर रहे होते हो, तो आपका जो सीवी में ऐड होता है कि आपने इतने टाइम जो है वो ये चीज़ें की हैं। तो आपने अपने स्टडीज़ के साथ साथ जो है वो एक तरह का वर्क एक्सपीरियंस भी जो है आपका। और फिर ये है कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बहुत ज़्यादा कंपेयर टू स्कॉलरशिप ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वर्क की। उसमें ये है कि स्कॉलरशिप पे आपको वापस जाना पड़ेगा, या आप वीज़ा स्विच नहीं कर सकते, जबकि इसमें ये है कि आपको आप यहीं रह सकते हो, आप इवन वर्क वीज़ा भी ले सकते हो, जो भी चीज़ें हैं वो मतलब ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं दोनों को अगर कंपेयर किया जाए। तो ये तो मेरा जो है वो पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो हो सकता है ये जो चीज़ें हैं हर एक के लिए डिफरेंट एक्सपीरियंस हो, तो किसी का कोई और व्यूज़ भी हो सकते हैं, बट जो मुझे लगता था या जो मेरा व्यू है, मैंने वो जो या जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अभी तक, तो उसकी बेसिस पे जो है मुझे जो लगता है मैंने आपके साथ वो चीज़ शेयर की है। तो हाँ, बस यही था मेरे पास जो है वो शेयर करने के लिए। बाकी अगर आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन या कुछ भी हो, तो आप अभी पूछ सकते हैं चैट में, या आप अभी पूछ सकते हैं, या फिर ये है कि अगर आपको किसी चीज़ में हेल्प चाहिए हो या कोई बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन हो, तो आप या वो टेक्स्ट कर सकते हैं फेसबुक पे या ईमेल या कुछ भी। तो इस तरह से जो है वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे हमजा और मैं कि अगर आपको कुछ जो है वो
बता सकें और या कुछ किसी तरह से आपकी हेल्प कर सकें तो वी विल बी हैप्पी टू हेल्प। सो दैट। जी, थैंक्स अ लॉट जिशान भाई, यू एक्सप्लेन वेरी वेल। और अभी क्वेश्चन आंसर्स के लिए काफ़ी लोगों के हैंड रेज हो चुके हैं, और जिनके भी क्वेश्चंस हैं आप लोग काइंडली अपने अपने हैंड रेज कर लें, तो आप लोगों को वन बाय वन जो है अनम्यूट करेंगे।